उसी के साथ आज की इस वर्कशॉप का शुरुआत करते हैं। जब कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष कुरुक्षेत्र आपके समक्ष कुरुक्षेत्र का एक मैदान दिख रहा है, और दोनों तरफ कौरवों और पांडवों की सेनाएं खड़ी हैं, और बीच में अर्जुन का रथ, चार सफेद अश्वों वाला रथ खड़ा है, और उस रथ के ऊपर अर्जुन खड़े हैं, और इधर कृष्ण उन्हें अपने विकराल विस्तृत रूप में गीतोपदेश दे रहे हैं। तो जब कृष्ण अर्जुन के समक्ष गीतोपदेश का समापन करते हैं, तो अर्जुन से पूछते हैं कि क्या अर्जुन तुम्हारे मोह के बंधन टूटे। अर्जुन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि कृष्ण, अब मेरे मोह माया के सारे बंधन टूट चुके हैं। मुझे अब पूर्ण तरह ज्ञान है कि मुझसे क्या अपेक्षित है, और मैं अपने कर्म करने के लिए, अब आगे बढ़ने के लिए बिना किसी संदेह के तैयार। अर्जुन शंखनाद करके युद्ध की शुरुआत करने का इंगित करते हैं, परंतु जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है, अर्जुन के मन में उस मोह के परिलक्षण फिर से दिखाई देते हैं। जब अर्जुन के समक्ष पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और निहत्थे कर्ण खड़े होते हैं, तो अर्जुन उनका वध करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। हालांकि कृष्ण ने कुरुक्षेत्र शुरू होने से पहले अर्जुन को गीतोपदेश के द्वारा एक एक पूर्णतः राह दिखाई, परंतु यहाँ पर युद्ध के बीच कृष्ण को फिर से अर्जुन को पकड़कर हाथ दिखाना पड़ रहा है, उत्साहित करना पड़ रहा है कि तुम्हें इनका वध करना पड़ेगा, तभी ये इस युद्ध किसी नीति पर पहुंचेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जिस तरीके से अर्जुन गीतोपदेश जानने के बावजूद भी मोह के बंधनों से पूरी तरीके से मुक्त नहीं होते, उसी तरह हम भी एक एक सुचारू रिटायरमेंट प्लान या गोल प्लान या एजुकेशन प्लान होने के बावजूद भी प्रॉपर्टी, गोल्ड या एफडी के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाते। ये ऐसे एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी, गोल्ड वगैरह, जिन्हें हम छू करके देख सकते हैं, जिन्हें हम अनुभव कर सकते हैं। इनके विपरीत प्रोविडेंट फंड या नेशनल पेंशन स्कीम या म्यूचुअल फंड ऐसे ऐसे संपत्ति के साधन हैं जिन्हें हम छू कर नहीं देख सकते, जिन्हें हम रोजमर्रा की दुनिया में अनुभव नहीं कर सकते, इसीलिए हम उनसे डिटैच्ड रहते हैं। मैंने आमतौर पर देखा है, लोग अपने बच्चों की शादी करने के लिए प्रोविडेंट फंड से पैसा उठा सकते हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों के एजुकेशन फंड के लिए अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बेच पाते, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी से लगाव होता है, जुड़ाव होता है, और सिर्फ अपनी बनाई प्रॉपर्टी नहीं, पुरखों की प्रॉपर्टी, जो किसी की कलकत्ता में है, जो किसी की लखनऊ में है, कानपुर में है या चेन्नई में है, पुरखों की बनाई हुई प्रॉपर्टी भी हम नहीं बेचना चाहते। इनफैक्ट हमारे इंडियन माइथोलॉजिकल सराउंडिंग्स में प्रॉपर्टी और सोने को बेचना किसी अभिशाप से कम नहीं माना जाता। तो यहाँ पर एक सारथी की शायद आवश्यकता पड़ती है, जो समय समय पर हाथ पकड़ के हमें सही दिशा दिखाए कि क्या सही है क्या गलत है, हमें उसके लिए प्रोत्साहित करे। आइए इसी संदेश के साथ आज के इस वेबिनार की शुरुआत करते हैं कि क्यों सारथी जरूरी है, किस तरीके से आप कैश फ्लो अपना रिटायरमेंट के बाद डिजाइन कर सकते हो, और उस कैश फ्लो को आज हम प्रैक्टिकल तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। आप सबसे जैसा हर बार का अनुरोध रहा है, इस बार भी अनुरोध रहेगा, सवाल ज्यादा से ज्यादा करें, हमें रोक के सवाल करें। वैसे आज की वेबिनार ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, मैं वो टूल किट आपके सामने डिस्प्लेस करके आप लोगों के लिए स्पेसिफिक 2 या 3 उस टूल किट के ऊपर काम करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप में से कोई भी, जिसकी कोई भी तरीके की इनकम हो सकती है, कैसे इस टूल किट को यूज कर सकते हैं। तो एक बार आपको रिकैप कर देता हूँ। पिछले शनिवार हमने डिस्कस किया था सीनियर सिटीजन्स के लिए रिटायरमेंट के बाद निवेश के क्या साधन है। गारंटीड ऑप्शंस में आपके पास है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस एमआईएस, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स। हमने देखा इन चारों उपकरणों में लगभग लगभग एक तरीके से गारंटी रिटर्न होता है, आपका कैपिटल सेफ है, आपकी मनी के ऊपर आप रेगुलर ब्याज कमाते हो। परंतु ऊपर के 3 ऑप्शन, सीनियर सिटीजन या पोस्ट ऑफिस एमआईएस या बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पे आप जो भी ब्याज कमाते हो वो आपके एनुअल इनकम स्टेटमेंट में जुड़ता है, और आप स्लैब रेट के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स पे करते हो, चाहे उस इनकम को आप कंज्यूम करो या ना करो। जबकि बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स उतना ही सिक्योर होते हुए उसमें खाली इतना फायदा है कि वहां पर आप टैक्स को डेफर कर सकते हो।
उदाहरण के तौर पर 1 करोड़ रुपए अगर आपने बैंक एफडी में निवेश किए तो 7 लाख रुपए की आने वाली इनकम पर अगर आप 30% ब्रैकेट में फॉल करते हो तो आप 2,10,000 रुपए का टैक्स पे करते हो। वही सेम 1 करोड़ रुपए की इनकम, 1 करोड़ रुपए की निवेश अगर आप बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड में निवेश करते हो और उससे अगर आप 7 लाख रुपए विड्रॉ करते हो तो आपका टैक्स 2 लाख की जगह पे महज आता है 13 या 14 हजार रुपए। सो एक बहुत बड़ा फर्क है गारंटीड ऑप्शंस में कैसे टैक्स बचाया जा सकता है। इसके बाद हमने चर्चा की थी टैक्स एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल ऑप्शंस में, जिसमें हम आर्बिट्राज फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड्स के ऊपर पहली बार चर्चा में ले गया है किस तरीके से आप आर्बिट्राज फंड्स या बैलेंस एडवांटेज फंड्स को अपने निवेश में यूज कर सकते हैं। और एनपीएस के ऊपर हमने एक डिटेल्ड चर्चा की थी। आर्बिट्राज और बैलेंस एडवांटेज एक बार आपके लिए फिर से रिकैप कर देता हूं। अगर आप 1 से 1.5 साल की अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप 1-1.5 साल के लिए पैसा शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में नहीं निवेश कर सकते, क्योंकि बाजार के उतार चढ़ाव से उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने 1 से 1.5 साल के लिए पैसा गारंटीड ऑप्शंस में से किसी में भी निवेश किया तो या तो आपका पैसा लॉक इन हो जाएगा या उसके ऊपर आने वाली पूरी इनकम के ऊपर आप 30% टैक्स पे करोगे। तो ये एक ऐसा स्पेसिफिक सिचुएशन है जहां आपकी शायद बिटिया की शादी 1.5 साल में होने वाली है या बेटे का फॉरेन एजुकेशन 1-1.5 साल में होने वाला है। ये अवधि 1 साल से ज्यादा है और 2 या 3 साल से कम है। पैसा बड़ा है, मे बी 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए आपके घर के रेनोवेशन के लिए आपको पे करना है। नया मकान बन रहा है, उसके उसके लिए आपको रीपे करना है। और आपकी वाइफ के पास कोई और, आपकी वाइफ भी वर्किंग है, उनके पास भी टैक्सेबल इनकम है, तो आपके पास कोई लिमिटेड ऑप्शन नहीं है टैक्स बचाने के लिए। तो उस केस में आप आर्बिट्राज फंड्स को यूज कर सकते हो, जो एक लिक्विड फंड के भांति 6 या 7% इंटरेस्ट कमाता है और इक्विटी का टैक्सेशन एंजॉय करता है। अगर आपने आर्बिट्राज फंड में 1 साल से ज्यादा के लिए पैसा निवेश किया तो वो लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिफाई होगा और कमाए गए 6 या 7% पे आप 30% की जगह पे सिर्फ 12.5% टैक्स दे सकते हो। आर्बिट्राज फंड बिल्कुल रिस्क फ्री होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फंड मैनेजर है एक बाजार से शेयर्स को खरीदता है और दूसरे बाजार में उन्हें बेचता है। कोई भी ओपन पोजीशन यहाँ पे नहीं रहती, कोई भी डायरेक्शनल पोजीशन यहाँ पे नहीं रहती, जिसकी वजह से बाजार के उतार चढ़ाव का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। सिमिलरली बैलेंस एडवांटेज फंड्स हमने रिकमेंड किया था उन लोगों के लिए जिनके पास कोई सारथी नहीं है, कोई निवेश सलाहकार नहीं है जो उन्हें ये बता सके कि रिटायर होने के बाद आपको कितना पैसा इक्विटी में, कितना पैसा डेट में, कितना पैसा लिक्विड में निवेश करके रखना है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड एक अपने आप से रेडीमेड पोर्टफोलियो है। जब तक आपके पास कोई निवेश सलाहकार नहीं हो, आप इस पोर्टफोलियो में पैसा डाल करके निश्चिंत होकर के रख सकते हो। इसमें ज्यादा पोर्शन इक्विटी और डेट के बीच में बैलेंस किया जाता है मार्केट के अंदेशों के अनुसार। सो फंड मैनेजर टेक्स द कॉल ओवर हियर एंड इट्स अ सेल्फ मैनेज्ड पोर्टफोलियो। सो दिस आल्सो इज अ सुटेबल फंड कैटेगरी फॉर दोज हु डू नॉट हैव एनी एडवाइजर एट देयर रिक्वायरमेंट। तीसरा हमने डिस्कस किया था एग्रेसिव ऑप्शंस में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। कितने तरीके के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं और उसमें से हम क्यों सिर्फ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीन ही म्यूचुअल फंड्स को क्यों रिकमेंड करते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। और उसके अलावा जो अदर कैटेगरीज है, मल्टी कैप, हाइब्रिड, फ्लेक्सी कैप वगैरह, इन ऑप्शंस के ऊपर भी हमने एक डिस्कशन किया था। आइए आज इन ऑप्शंस को यूटिलाइज करके आपका रिटायरमेंट का कैश फ्लो बनाने की कोशिश करते हैं। इन सब चीजों के ऊपर ये डिटेल्ड हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी और आई होप आप सबको ये प्रेजेंटेशन आपके मेल बॉक्स में मिल गई है। रिटायरमेंट के बाद इनकम के दो तरीके हैं, एक है ऑटोमेटिक और एक है मैनुअल। अगर आपने पैसा फिक्स डिपॉजिट में डाला है, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाया है, अगर आपने पोस्ट ऑफिस एमआईएस में कुछ पैसे डाले हैं, अगर आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कुछ पैसे डाले हैं, अगर आपकी पेंशन बनती है एनपीएस से, अगर आपने कोई एन्युइटी ली है और अगर आप रिटायर होने के बाद भी कहीं कहीं पे अपनी सेवाएं दे रहे हो तो कंसल्टेंसी की इनकम, ये सारी इनकम हर महीने आपके खाते में ऑटोमेटिकली आती है। कभी कभी एफडी की इनकम हर महीने नहीं आती, लेकिन आपके खाते में ना आने के बावजूद भी एफडी की इनकम अक्रूवल बेसिस पे आपके एनुअल इनकम स्टेटमेंट में दर्ज की जाती है और आप उसके ऊपर अक्रूवल बेसिस पे टैक्स हर साल पे करते हैं। इन सारी इनकम को हम
ऑटोमेटिक इनकम बोलेंगे, जो स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रही है। ऑटोमेटिक इनकम मतलब एक ऑटोमेटिक गाड़ी की तरीके की तरह है, आपको बार बार गियर चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इनकम ऑटोमेटिक आ रही है, या तो हर महीने या हर 3 महीने पे या साल में एक बार या 6 महीने में एक बार, बट इनकम आ रही है। रेंट, अगर आपने प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा दिया तो वो आ रहा है। ये सारी इनकम जो ऑटोमेटिकली आपके खाते में आती है, ये आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होती है। ध्यान से सुनेगा, जो भी इनकम आपके खाते में ऑटोमेटिक आ रही है, वो इनकम आपके खाते में स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होती है। तो इस इनकम को कम करना चाहिए। इस इनकम के ऊपर आपके 12 लाख रुपए तक की ही लिमिट अवेलेबल है। इसका मतलब है कि अगर सपोज आपको 1 लाख रुपए महीने का किराया आ रहा है, उदाहरण के तौर पर अगर आपको 1 लाख रुपए महीने का किराया आ रहा है, या रिटायर होने के बाद आपको 1 लाख रुपए महीने की कंसल्टेंसी फीस मिल रही है, तो उस 1 लाख रुपए की फीस से ही आपका 12 लाख रुपए की जो टैक्स फ्री लिमिट है वो खत्म हो गई। ध्यान रखें, स्लैब रेट 4 लाख रुपए तक फ्री है। फिर उसके बाद वाले 4 लाख पे, उसके बाद वाले हर 4 लाख पे 5-5% से एडिशनल टैक्स रेट बढ़ता रहता है। दैट इज द स्लैब रेट। पहले 4 लाख इज एग्जेम्प्ट, उसके बाद वाले 4 लाख पे 5, उसके बाद वाले 4 लाख पे 10, उसके बाद वाले 4 लाख पे 15, ऐसे करके 30% तक स्लैब रेट जाती है। परंतु इनकम टैक्स में एक स्पेशल रिबेट अलाउ की गई है, जिसमें अगर आपकी टोटल इनकम फ्रॉम जेनरिक सोर्सेज, स्पेशल सोर्सेज की बात नहीं कर रहे हैं, जेनरिक सोर्सेज से अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए से कम है या 12 लाख तक है, तो आपको इस पूरी इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना। स्लैब रेट के हिसाब से 4, 8, 12, 12 लाख रुपए की इनकम के ऊपर एवरेज आपका 5% टैक्स बनता है। बट अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख से कम है, मतलब अगर आपको रेंट आ रहा है 1 लाख रुपए महीने का, तो आपकी इनकम 12 लाख से कम हो गई और ये टैक्स फ्री है। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 12 लाख 1 हजार हुई, तो वो पूरी इनकम फिर से स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होने लगती। जैसे ही आपकी इनकम 12 लाख से 12 लाख 1 हजार हुई, वो पूरी इनकम स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होने लगती है। तो उदाहरण के तौर पर, अगर आपने अगर आपका एफडी, अगर आपका रेंटल या कंसल्टेंसी फीस मिला करके या एन्युटी मिला करके 1 लाख रुपए महीना आ रहा है, बट उसके बावजूद भी आपने फिक्स डिपॉजिट में रिटायर होने के बाद में 30 या 40 लाख रुपए रख दिया, या 10 लाख रुपए भी रख दिया, तो उस 10 लाख रुपए के ऊपर में साल का 70 या 80 हजार की इनकम आनी फिक्स्ड है। और वो 80 हजार की एडिशनल इनकम आपकी पूरी इनकम को टैक्सेबल बना देगा। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमेटिक इनकम। दूसरी तरफ है मैनुअल मोड ऑफ इनकम, जो स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर है। मैनुअल मोड ऑफ इनकम में ऑप्शंस आते हैं म्यूचुअल फंड्स, जिसमें इनकम तब तक अक्रू नहीं होती जब तक आप उसे विड्रॉ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बैंकिंग एंड पीएसयू डेट म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ रुपए अगर निवेश कर दिए, तो उस 1 करोड़ रुपए पे जो भी आपने साल के अंत में कमाया, क्योंकि बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड बैंक के या सरकारी बॉन्ड्स में निवेश कर रहा है, जिसके ऊपर साधारण तौर पर 6-7% का ब्याज वो हर साल कमाता है। तो साधारण तौर पर अगर आपने 1 करोड़ रुपए डाला, तो साल में आप 7 लाख रुपए का उस पर ब्याज कमा रहे हो। लेकिन वो इंटरेस्ट जो आपने बैंकिंग एंड पीएसयू डेट म्यूचुअल फंड में कमाया, वो टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि आपने उसको अभी तक विड्रॉ नहीं किया। जब तक आप विड्रॉ नहीं कर रहे, तो आप उसके ऊपर टैक्स नहीं पे कर रहे, वो आपकी अक्रूवल इनकम में नहीं जुड़ रहा। इसे हम कहते हैं मैनुअल मोड ऑफ इनकम, जिसमें से इनकम तभी आती है जब आप उसे विड्रॉ करते हो। जब आप उसे विड्रॉ करते हो तभी उसमें से वो इनकम आती है। सो ये डिफरेंस है ऑटोमेटिक और मैनुअल। मैंने बहुत सोच विचार करके फिर इसको ऑटोमेटिक और मैनुअल इस एग्जांपल के अंदर ढालने की कोशिश की है, ताकि आप इसको बिल्कुल साधारण तरीके से समझ जाओ। मैं चाहता तो इसे कॉम्प्लिकेटेड वे में एक एक्सेल फाइल के जरिए ऑटोमेटिक, मैनुअल या हर इनकम के साधन को अलग अलग स्लैब रेट के हिसाब से दिखा सकता था, बट आई थिंक दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्मेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ऑटोमेटिक इनकम, व्हाट इज मैनुअल इनकम। साधारण तौर पर, जो इनकम आपके कंट्रोल में नहीं है, एक बार अपने पैसे अगर एफडी में डाल दिए, तो इंटरेस्ट जब तक एफडी है तब तक आएगी। एक बार आपने कहीं कंसल्टेंसी में ज्वाइन कर लिया, तो आप वहां सेवा में रोज जाओ या ना जाओ, आप वहां पे बहुत ज्यादा काम करो या बहुत कम काम करो,
कंसल्टेंसी की फीस हर महीने आएगी। आपने पेंशन के लिए ऑप्ट कर दिया तो हर महीने पेंशन ऑटोमेटिकली आएगी। आपने एनपीएस से एन्युटी ले ली तो एन्युटी की इनकम हर महीने ऑटोमेटिकली आएगी। मकान को किराए पे चढ़ा दिया तो रेंट ऑटोमेटिकली हर महीने आएगा। दूसरा मकान है, रेंट पे नहीं चढ़ाया तो भी डीम्ड इनकम उस पर ऑटोमेटिकली मानी जाएगी। सो ये है ऑटोमेटिक सोर्सेज ऑफ इनकम। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो ऑटोमेटिक इनकम हमारे पास आ रही है, ये इनकम महीने की लाख रुपए से कम होनी चाहिए। चाहे ये लाख रुपए से 1,000 रुपए ही कम क्यों ना हो, लाख रुपए से कम होनी चाहिए। क्योंकि सालाना इनकम अगर 12 लाख की जगह पे 12,01,000 हो गई तो आप स्लैब रेट वाइज टैक्स स्लैब में फंस जाओगे। आइए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक एक्सेल शीट बनाई है इसको समझने के लिए, और यहाँ पर आप चाहें तो जितने मर्जी सवाल कर सकते हैं मुझे रोक करके। मुझे पहले कंप्लीट करने दीजिएगा, उसके बाद आप अपने सवाल। तो ये है एक ऑटोमेटिक इनकम का तरीका। मैंने माना कि आप में से कोई एक जन रिटायर हो रहे हैं और रिटायर होने के बाद आपको टोटल 3 करोड़ रुपए मिले हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने माना कि रिटायर होने के बाद आपको 3 करोड़ रुपए मिले हैं। रिटायर होने के बाद भी आपको 10,000 रुपए की महीने की रेंटल इनकम आ रही है। 10,000 की रेंटल इनकम आ रही है। हाँ, 10,000 की रेंटल इनकम आ रही है। 25,000 रुपए की आपकी एन्युटी से पेंशन बन रही है, या आप में से बहुत सारे लोग स्टेट गवर्नमेंट से रिटायर होते हैं या किसी सोशल या किसी लोकल बॉडी से रिटायर होते हैं, जैसे डीडीए हो गया या एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गया या म्यूनिसिपल बॉडीज हो गई। जो लोकल बॉडीज होते हैं उनमें अभी भी पेंशन मिलती है। तो अगर आप वहां से रिटायर हो रहे हैं तो आपको 20-25 हजार रुपये पेंशन आ रही है। और अगर रिटायर होने के बाद आपने कहीं एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन कर लिया तो आपकी 40,000 रुपए की इनकम आ रही है। ये साधन बदल सकते हैं, बट कहने का मेरा मतलब है 40, 25, 65 और 10, लगभग 75,000 रुपए महीने की आप इनकम एंजॉय कर रहे हो किसी ना किसी तरीके से। इट कुड बी एफडी, इट कुड बी पेंशन, इट कुड बी रेंट, इट कुड बी एन्युटी इनकम, एनीथिंग। 70-75 हजार रुपए की महीने की इनकम आपकी आ रही है, राइट। रिटायर हुए आप 3 करोड़ रुपए लेकर के, और मैंने देखा है ज्यादातर लोग प्रोविडेंट फंड के पैसे को विड्रॉ नहीं करते। मैंने देखा है ज्यादातर लोग एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के पैसे को विड्रॉ नहीं करते। और आप सब जानते हैं, आज के दिन आप सब वाकिफ हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा रिटायर होने के अगले दिन से जो भी आप उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाते हो वो आपकी स्लैब रेट इनकम में जुड़ता है और टैक्सेबल होता है। सो सपोज अगर आप 2 करोड़ रुपए लेकर के रिटायर हो रहे हो, प्रोविडेंट फंड में आपने छोड़ दिया, और बाकी 1 करोड़ रुपया आपने इस तरीके से एनपीएस से एन्युटी ले ली, सीनियर सिटीजन में डाल दिया या फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया। 2 करोड़ रुपए आपने प्रोविडेंट फंड में छोड़ दिए जिसपे 7.2% का इंटरेस्ट मिल रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 14.4 लाख रुपीज। बाकी 1 करोड़ रुपए में से आपने 30 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में डाल दिए, 40 लाख रुपए एनपीएस में एन्युटी के तौर पे छोड़ दिए, और बाकी 30 लाख रुपए आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में छोड़ दिए। तो इससे कुल मिलाकर के आपको करीब 6.5, 8% के हिसाब से ये इनकम आ रही है। सालाना आपकी इनकम करीब 30 लाख रुपए हो गई। सालाना आपकी इनकम करीब 30 लाख रुपए हो गई। महीने की इनकम लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास हो गई। आप कह सकते हो कि मेरा खर्चा 2.5 लाख रुपए है तो मुझे 2.5 लाख रुपए की इनकम चाहिए। लेकिन अगर आपका खर्चा 70 या 75 हजार रुपए ही है तो प्रोविडेंट फंड में जो आपने पैसा छोड़ा उस पे आने वाली इनकम पे अब आप लगभग 25 या 30% टैक्स दे रहे हो। तो आप कमा तो प्रोविडेंट फंड पे 7% रहे हो, लेकिन आप उस पे 2% या 2.1% का टैक्स दे रहे हो। सो योर नेट इनकम इज लेस देन 5%। फिक्स डिपॉजिट में आप कमा तो 6.5% रहे हो, लेकिन 30% स्लैब रेट में पहुंचने के बाद आप उस एफडी पे जो नेट इनकम कमा रहे हो दैट इज लेस देन 5%। सो दैट इज अ बिग इम्पैक्ट। इस पूरे पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा रिस्की इंस्ट्रूमेंट कुछ भी नहीं है। प्रोविडेंट फंड है, एफडी है, एनपीएस है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, रेंटल इनकम है, पेंशन इनकम है, कोई इक्विटी है ही नहीं। पोर्टफोलियो बिल्कुल सेफ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका पोर्टफोलियो महंगाई की रेट से ज्यादा नहीं कमा पा रहा है। आपने साल का 30 लाख रुपए कमाया, उसमें करीब 4,88,000, करीब 5 लाख रुपए आपने टैक्स में पे कर दिया। यही सेम पोर्टफोलियो को अब मैं डिस्क्रिशनरी मोड में या मैनुअल मोड में बना करके आपको दिखाता।
मेरे साथ चलिएगा। ये मैनुअल मोड की आपकी इनकम आ गई। सेम पोर्टफोलियो, सेम चीजें मैंने यहाँ पे एज्यूम की है कि आपको करीब 10,000 रुपये महीने का रेंटल मिल रहा है, करीब आपको 25,000 रुपये की पेंशन की इनकम आ रही है। सॉरी, करीब आपको 10,000 रुपये का रेंटल मिल रहा है, करीब 25,000 रुपये से आपके पेंशन इनकम आ रही है, करीब 40,000 रुपये की आपकी कंसल्टेंसी फीस आ रही है। सो लगभग 75,000 रुपये की इनकम आपको इस मोड में भी आ रही है। लेकिन जो बाकी पैसे बचे थे आपके प्रोविडेंट फंड के 2 करोड़ रुपए जो आपको मिले, उसको आपने वहां से निकाल करके एक डेट म्यूचुअल फंड, बैंकिंग एंड पीएसयू डेट म्यूचुअल फंड में डाल दिया। इनकम वहां पहले 7.2 हो रही थी पीएफ में, यहाँ पे 7% हो रही है, लेकिन इस इनकम पे टैक्स नहीं पे करेंगे आप। बाकी बचा हुआ 1 करोड़ रुपए जो आपको एनपीएस से मिला, उसके आपने एफडी या सीनियर सिटीजन में डालने की जगह पे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया। जी हाँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ, सीनियर सिटीजन की जगह पे आपने उस पैसे को अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, तो वहां पे आप करीब 12% कमा रहे हो। इस पूरे प्लान में चेंज होने की वजह से आपकी रिस्क प्रोफाइल तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन अब आपकी जो इनकम थी, सालाना इनकम, वो अभी भी 30 लाख रुपए है। क्यों? लगभग 75,000 रुपए आपको आपकी रेंटल, पेंशन और कंसल्टेंसी फीस से आ रही थी। बाकी करीब 10 लाख रुपए आपने डेट म्यूचुअल फंड से विड्रॉ किया। जो 10 लाख रुपए आपने डेट म्यूचुअल फंड से विड्रॉ किया, उसमें इनकम है सिर्फ 64,000। जो 11.5 लाख रुपए आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड से विड्रॉ किया, उसमें इनकम है 1,23,000। आपकी 1,23,000 की जो म्यूचुअल फंड की इनकम है, ये स्पेशल रेट पे 12.5% पे टैक्सेबल है, लेकिन इसमें 1.25 लाख रुपए तक का टैक्स एग्जेम्पशन है। तो ये इनकम आपकी पूरी की पूरी टैक्स से एग्जेम्प्ट हो गई। म्यूचुअल फंड की इनकम आपकी ये टैक्स एग्जेम्प्ट हो गई। और ये जो इनकम 65,000 रुपए की डेट म्यूचुअल फंड से बनी, ये आपकी स्लैब रेट वाइज इनकम में जुड़ जाएगी। और आपकी स्लैब रेट वाइज जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम स्लैब रेट वाइज 64,000 प्लस 1,20,000 प्लस 3 लाख प्लस 4,80,000, टोटल इनकम आपकी 12 लाख से कम है। इसलिए आपकी टैक्स लाइबिलिटी इस सिनेरियो में जीरो। ऑटोमेटिक मोड में आपने टोटल 30 लाख रुपए कमाए, लेकिन 5 लाख रुपए टैक्स दे दिए। मैनुअल मोड में आपने 30,41,000 ही विड्रॉ किए, लेकिन टैक्स जीरो पड़ा। ऑटोमेटिक मोड में आप साल की शुरुआत कर रहे हो 3 करोड़ रुपए के पोर्टफोलियो से, साल के अंत में आपके पास 3 करोड़ ही बचा। मैनुअल मोड में साल के अंत में आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ के 3,05,00,000 हो गई। जो 5 लाख रुपए आपने टैक्स में बचाए, वो आपके पोर्टफोलियो में जुड़ गए हैं अब। और ये 5 लाख रुपए अगले साल फिर से इंटरेस्ट कमाए। एक बार फिर से सोचें, इस पे चिंतन करें। मुझे 1 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा एंड आई विल बी बैक। एक बार फिर से इसके ऊपर सोचे, चिंतन करें। आई विल बैक इन अ मिनट। Sorry, I hope, but this would have forced you to think a lot how this has happened. ये कैसे हो पाया? 30 लाख रुपए की इनकम आपकी ऑटोमेटिक मोड में भी आ रही है, और लगभग 30 लाख रुपए आप मैनुअल मोड में भी हर साल विड्रॉ कर रहे हो, बट आपका करीब करीब 5 लाख रुपए की टैक्स लाइबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो गई। दिस इज समथिंग व्हाट वी डू एवरी डे। दिस इज समथिंग व्हाट वी डू एवरी डे। हर रोज इस तरीके के रिटायरमेंट प्लान बनाते हैं, जहाँ पे महीने की 1.5, 2, 2.5, 3 लाख रुपए की इनकम बनती है, एंड द टैक्स लाइबिलिटी इज जीरो। दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। ये टूल किट मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। और अगर आप में से कोई अपना फाइनेंशियल, अपना कैश फ्लो अगर अभी बनाना चाहता है, तो वी कैन, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ओपन अप योर माइक एंड डिस्कस विद अस। ये टूल किट मैं अभी स्क्रीन पर डालता हूँ। This is the toolkit. You can do your actual calculations, and the calculations will show you how your tax liability can become almost zero by still enjoying. फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है, क्योंकि इनकम टैक्स में अब
एज वाइज वो कैटेगराइजेशन खत्म हो गई है, सो यू कैन कंटिन्यू टू एंजॉय एनी इनकम irrespective of which age bracket you are into, and you can plan your cash flow in retirement. So anybody who wants to plan your cash flow right away, we can do this calculation. और मैं आपको ये कैलकुलेशन शीट एक बार यूज करके दिखा सकता हूँ कैसे डिफरेंट मॉडल्स में ये आपके लिए काम करेगा. So we have taken an example of 3 crore rupees over here. प्रोविडेंट फंड से 2 करोड़ रुपया, एफडी एनपीएस सीनियर सिटीजन में आपने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, टोटल 3 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो, ये करंट अवेलेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है इनमें. एंड अगर इस तरीके से आप इनकम एंजॉय कर रहे हो तो आपकी टोटल इनकम यहाँ पर करीब 21 लाख रुपए हो रही है. उसके अलावा आपकी रेंटल, पेंशन, कंसल्टेंसी, किसी भी तरीके, इट कुड बी रेंटल, इट कुड बी पेंशन, इट कुड बी एन्युटी, इट कुड बी इंटरेस्ट, इट कुड बी एनीथिंग. टोटल आप 75,000 रुपए हर महीने कमा रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम. साल की आपकी इनकम हो गई 30,40,000. 30,40,000 की इनकम होते ही यू ऑटोमेटिकली फॉल इनटू द स्लैब रेट ब्रैकेट्स, और स्लैब रेट के हिसाब से यू पे अप्रोक्सीमेटली 4.88 लाख रुपीज की इनकम. ये स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट की हुई इनकम है. दिस इज नॉट फ्लैट, मैंने 30% टैक्स नहीं किया. ये स्लैब रेट इनकम यहाँ पे कैलकुलेशन करके फिर यहाँ पे डाला गया है अकॉर्डिंग. अगर मैं इस 2 करोड़ रुपए के प्रोविडेंट फंड को 1 करोड़ कर देता हूँ, द इनकम विल चेंज अकॉर्डिंगली एंड द टैक्स विल चेंज ऑटोमेटिकली. इसके हिसाब से आप जिस स्लैब रेट में फॉल करोगे, हाईएस्ट स्लैब रेट इस केस में 25% आ रही है, तो आप 25% का हिसाब से टैक्स पे कर रहे हो. बाकी नीचे वाली स्लैब्स पे जो रेलिवेंट स्लैब है उसके हिसाब से यू पे द टैक्स इन दिस केस. सो दिस इज अ रेडीमेड कैलकुलेटर विच कैन लेट यू डिजाइन योर कैश फ्लो. कि अगर आपके पास पीएफ का कुछ पैसा है, फिक्स डिपॉजिट्स में आपने कुछ पैसा रखा हुआ है, तो हाउ मच यू शुड कीप इन टू ऑटोमेटिक, हाउ मच यू शुड मूव इन टू मैनुअल. इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि लगभग 70-75 हजार रुपए की मेरी ऑटोमेटिक इनकम आ रही है, लेकिन मुझे हर महीने करीब 2.5 लाख रुपया चाहिए. अगर मुझे 2.5 लाख रुपया हर महीने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैनुअल मोड में मैंने इस इनकम को थोड़ा सा चेंज किया. क्या किया, रेंट, पेंशन, कंसल्टेंसी से 75,000 रुपए आ रही है, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. म्यूचुअल फंड्स में मैंने 1 करोड़ रुपए निवेश किया और मैंने माना कि मुझे 12% उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो साल का 12 लाख रुपए मैंने कमाया. उसमें से मैंने 11.5 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया. 11.5 मैंने इसलिए विड्रॉ किया क्योंकि 11.5 पे जो मेरी इनकम आ रही है वो 1,23,000 रुपए आ रही है. मैंने जानबूझ करके इक्विटी म्यूचुअल फंड की इनकम को 1,25,000 से कम रखा है, ताकि इसके ऊपर मुझे कोई टैक्स ना पे करना पड़े. अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड से मैं 11.5 लाख रुपए की जगह पे अगर सपोज 15 लाख रुपए विड्रॉ करता हूं, तो मेरी इनकम बन जाएगी 1,60,000. एंड 1,25,000 के बाद में जो एक्स्ट्रा 35,000 रुपए मैंने कमाया, उसके ऊपर मुझे 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा. सो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इक्विटी म्यूचुअल फंड से सिर्फ 11.5 लाख रुपए ही विड्रॉ किए. अब इक्विटी से 11.5 विड्रॉ करने के बाद में मेरी टोटल इनकम इंक्लूडिंग रेंटल, पेंशन, कंसल्टेंसी मिलाकर के करीब 20,50,000 हो गई है. मुझे 10 लाख रुपए अभी भी चाहिए. वो 10 लाख रुपए मैंने डेट म्यूचुअल फंड से विड्रॉ किए. डेट म्यूचुअल फंड से जब मैं विड्रॉ कर रहा हूं, तो उसमें इनकम है 64,832, बाकी है कैपिटल. तो ये 64,000 रुपए मेरी इनकम में जुड़ रहे हैं. ध्यान रखें, ये जो 1,23,000 रुपए मैंने जो इक्विटी म्यूचुअल फंड से विड्रॉ किया, दिस इज नॉट टैक्सेबल बिकॉज दिस इज बिलो 1,25,000. सो अब मेरी टोटल इनकम हो गई है 64,000 प्लस 1,20,000 प्लस 3 लाख प्लस 4,80,000. जो टैक्सेबल स्लैब रेट वाइज मेरी इनकम है वो है 9,64,000, जो कि 12 लाख रुपए से कम है. इसलिए 30 लाख रुपए के कैश फ्लो पे आई एम नॉट पेइंग एनी टैक्स. आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो कि अगर म्यूचुअल फंड से या डेट फंड से मैं पैसे निकाल रहा हूं तो क्या मेरी कैपिटल कम हो रही है. अकाउंटिंग टर्म्स में यस. मार्केट वैल्यू टर्म्स पे साल के अंत में आपका पोर्टफोलियो 3,04,00,000 रुपए का खड़ा है. आपने 3 करोड़ रुपए से शुरू की थी, साल के अंत में द पोर्टफोलियो स्टैंडिंग एट 3,05,00,000. जो 5 लाख रुपए आपने ऑटोमेटिक मोड में टैक्स में बचाए, वो आपके पोर्टफोलियो में जुड़ रहे हैं. ईयर 2, दूसरे साल में, इस 3,05,00,000 रुपए पे यू विल अक्रू इंटरेस्ट, यू विल अर्न इंटरेस्ट. देयर आर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स, लेट मी सी.
हाँ, we will share the Excel file with you on your registered email ID after this call. But you can share uh, the Zoho form link in the chat box so people can register for the next webinar. अब मैं इसी प्लान को एक डिफरेंट तरीके से बना करके, सपोज अगर किसी को साल की, महीने की सिर्फ ₹1,00,000 की इनकम की जरूरत है, और मैं मान लेता हूँ कि उनकी रेंटल, पेंशन, कंसल्टेंसी कुछ नहीं है, और ₹1,00,000 के हिसाब से मैं मानता हूँ कि आप अगर ₹2 करोड़ का पोर्टफोलियो लेकर के रिटायर हो रहे, सपोज आप ₹2 करोड़ का लेकर पोर्टफोलियो लेकर रिटायर हो, 2 करोड़ में से आपने ऑटोमेटिकली ₹30 लाख सीनियर सिटीजन में डाल दिए, ₹40 लाख के आपने एनपीएस से एनुटी ले ली, और बाकी 40, 30, 70 और ₹1,30,00,000 आपने किसी एफडी में डाल दिया। मैंने माना कि आपने पीएफ से सारा पैसा विड्रॉ कर लिया। सर अभी आपका टोटल पोर्टफोलियो बन गया ₹2 करोड़। आपको महीने में इनकम की जरूरत है ₹1,00,000, लेकिन एफडी में ₹1,30,00,000 डालने की वजह से ऑटोमेटिकली जो आपकी इनकम बन गई साल की, वो बन गई ₹13,51,000। ₹13,51,000 की इनकम होने की वजह से आप 15% की स्लैब को टच कर रहे हो, और ₹13,51,000 की इनकम पे आप ₹75,000 टैक्स पे कर रहे हो। दिस इज द कैलकुलेशन अंडर द ऑटोमेटिक रूट, अगर आप इस तरीके से करते हो। इसी को मैं मैनुअल मोड में लेके जाता हूँ। ₹2 करोड़ से मैं इस ₹2 करोड़ को, पूरे ₹2 करोड़ को, और कुछ नहीं किया मैंने, ना कोई एफडी, ना कोई पीएफ, ना कोई नेशनल पेंशन स्कीम, ना सीनियर सिटीजन, ना पोस्ट ऑफिस एमआईएस, ना कोई रेंटल इनकम, ना कोई पेंशन इनकम, ना कोई कंसल्टेंसी इनकम। मैंने पूरे ₹2 करोड़ को सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, 7% का इंटरेस्ट कमाया। मुझे साल के ₹12 लाख की यहाँ पे इनकम की जरूरत है, तो मैंने इसमें से ₹12 लाख विड्रॉ किए। जब मैंने ₹12 लाख विड्रॉ किए, तो 12 लाख पे मेरी इंटरेस्ट इनकम है ₹78,000 ओनली। मेरे हाथ में कैश फ्लो कितना आया? 12 लाख। मेरे हाथ में कैश फ्लो आया ₹12 लाख, लेकिन ₹12 लाख में से ₹12 लाख के हिस्से के दो हिस्से हो गए, एक मेरा प्रिंसिपल पोर्शन, एक कैपिटल, एक गेन पोर्शन। प्रिंसिपल इज 11,22,000, प्रॉफिट इज 78,000। ये 78,000 का प्रॉफिट बेसिक एग्जेम्पशन की 4 लाख की लिमिट से कम है। सेम ₹12 लाख मैनुअल मोड में लेने की वजह से my cash flow is 12 lakhs, my tax is 0. My cash flow is 12 lakhs, my cash is 12 lakhs, my tax is 0. साल के अंत में ₹2 करोड़ का पोर्टफोलियो ₹2,02,00,000 पे खड़ा है। जो ₹75,000 मैंने टैक्स में नहीं पे किया, इट इज कंपाउंडिंग एवरी मंथ ऑलमोस्ट, एंड इट इज गिविंग मी एन इनकम ऑफ क्लोज टू ₹2,02,00,000। ये ₹2,02,00,000 इसलिए भी हुआ क्योंकि एफडी, एनपीएस वगैरह में मैंने 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अज्यूम किया। अगर मैं यहाँ पर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट अज्यूम कर लूं, तो यू विल सी द डिफरेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू दैट। यहाँ पे आप 14 लाख कमा रहे हो, एंड सॉरी, मैं इसको 7 की जगह पे म्यूचुअल फंड को 6.5 करता हूँ, तो यू विल सी द डिफरेंस मैचिंग 6.5। यहाँ पे ₹75,000 आपने टैक्स पे किया, यहाँ पे ₹1,00,000 का आपका पोर्टफोलियो बढ़ गया क्लोजिंग वैल्यू में। So this is the most simplest way of saving taxes. Most of the high net worth category people do this kind of accounting. कैश फ्लो बढ़ाना है, टैक्सेबल इनकम को नहीं बढ़ाना। और जो इनकम टैक्स में नए प्रावधान है, उसमें जो आपको टैक्स फ्री लिमिट या कोई स्पेशल रिबेट मिल रही है, उसको आप इस तरीके से मैक्सिमम एंजॉय कर सकते हो। रूल्स आर वेरी सिंपल। किसी भी तरीके की इनकम जो आपके अकाउंट में आ रही है, जिस समय वो इनकम 10 लाख को क्रॉस करे, यू शुड कीप अ चेक ऑन दैट। 10 लाख के बाद एवरी इनकम यू शुड बी वेरी केयरफुल। जैसे इनकम आपकी 12 लाख को क्रॉस करेगी, यू विल स्टार्ट पेइंग टैक्स एज पर द स्लैब रेट। और इस पूरे प्रोसेस में जो एक्चुअल बेसिस इनकम के मॉडल हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, वो आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि उसमें से इनकम तब तक नहीं आती जब तक आप विड्रॉ नहीं करते। और जब भी आप विड्रॉ करते हो, आपके उस विड्रॉल को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक प्रिंसिपल और एक कैपिटल गेन, एंड यू पे टैक्स ओनली ऑन द कैपिटल गेन पोर्शन।
यहाँ पे 2 करोड़ रुपए डेट म्यूचुअल फंड में डाल के आप करीब 13 लाख रुपए विड्रॉ कर 13 लाख रुपए कमा रहे हो, लेकिन विड्रॉ आपने 12 लाख ही किया, तो इनकम हो गई 78,000, और 78,000 पे यू आर पेइंग जीरो टैक्स. So I thought that you will be asking questions to prepare your customized cash flows. So we have kept a lot, क्योंकि पिछले सेशन में आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे, हमने ओवरशूट कर दिया था हमारे टाइमलाइन को. And today I think we are closing before time because you do not have any questions. But I hope this was an eye-opening session. It could be short, it could be simple, but it still made a lot of sense for you all. How do you save taxes by designing your cash flow? So same income, same investment processes, same investment vehicles, but just by reducing your income, you reduce your taxes which you pay. इस प्लान में जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने इक्विटी पे एक भी रुपया निवेश नहीं किया है. मैं साल का 12 लाख रुपया कमा रहा हूं, पर टैक्स मैं इसमें जीरो पे कर रहा हूं. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन दिस यू कैन आस्क. या तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया, या फिर बहुत आसानी से समझ में आ गया. दो ही चीजें हो सकती है इन केस ऑफ नॉट आस्किंग द क्वेश्चंस. Come on, somebody somewhere should have some questions on this. Whatever be your question, please ask. जो भी सवाल हो सकता है प्लीज पूछिए, क्योंकि आपके सवालों से ही और सारी चीजें हम समझा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड टूल किट. हमने कोशिश की है इस टूल किट को सिंपल तरीके से आपके सामने ऑटोमेटिक गाड़ी और मैनुअल गाड़ी के एग्जाम्पल के तरीके से प्लेस करने का. फिर से एक बार बता देता हूँ. दिस वॉज द एग्जाम्पल विच वी यूज. ऑटोमेटिक इनकम, एनी इनकम विच इज नॉट इन योर कंट्रोल. अगर आपने प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया है तो रेंटल इनकम ऑटोमेटिकली आएगी. अगर आपके बैंक में 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, चाहे वो 1 महीने के लिए रहे या 3 महीने के लिए रहे, जितने दिन वो पैसा बैंक में रहेगा, ऑटोमेटिक उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम आएगी. अगर आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, तो आप चाहो या ना चाहो क्वार्टरली वो इनकम आपके हाथ में आएगी. एंड इन सारे ऑटोमेटिक ऑप्शंस को मिला करके अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए से एक भी रुपए ज्यादा होती है, तो यू पे टैक्स एज पर द स्लैब रेट. तो हमें सिर्फ इतना कोशिश करना है कि ये जो ऑटोमेटिक साधन है, इन साधनों से आने वाली इनकम 12 लाख से कम हो. और अगर वो इनकम 12 लाख से कम है, तो यू पे जीरो टैक्स ऑन दिस. यू पे जीरो टैक्स. एंड फिक्स डिपॉजिट्स में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, पोस्ट ऑफिस एमआईएस में या पेंशन में, योर मनी इज एनीवे इन्वेस्टेड इनटू प्राइमरीली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. डेट म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जहां पे आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में या पब्लिक सेक्टर कंपनीज के बॉन्ड्स में या बैंक के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है. अल्टीमेटली व्हेन यू गिव मनी इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, the money is going to the central government and which is being used into refinancing of either government projects or refinancing of banks or something like that. So ultimately automatic और manual में debt mutual fund में the money is going into the same hands. It's only सिर्फ सिर्फ अंदर जाने के दरवाजे अलग अलग हैं, अंदर the decorum is absolutely the same. You earn the same interest, you earn the same income. टैक्सेशन के व्यू से बहुत बड़ा डिफरेंस है. ऑटोमेटिक इनकम आपके स्लैब रेट में जुड़ेगी. यू पे टैक्स इफ यू गो अबव 12 lakhs एज पर स्लैब रेट. मैनुअल मोड में म्यूचुअल फंड से आप जितना पैसा विड्रॉ करते हो, उस पैसे से प्रोपोर्शनेट इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, और उस प्रोपोर्शनेट इनकम को ही आपके कैश फ्लो में ऐड किया जाएगा, विच इज योर इंटरेस्ट इनकम. तो म्यूचुअल फंड से अगर आपने 10 या 12 लाख रुपए विड्रॉ किया, तो योर इनकम इज ओनली 68 या 70,000. And that 70,000, even if it is added to your total cash flow, it will still not go beyond 4 lakh rupees. और अगर 4 लाख से ऊपर ही नहीं गया, तो आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे हो, आपकी टैक्स लायबिलिटी इज ऑलमोस्ट जीरो. Hope this made a lot of sense to you. And we are coming almost to the close of today's session, discussing how to design your cash flow. I hope we have kept this concept very simple to you.
so that you understand this very simply and make it readily applicable for your investments. Next Saturday, 3rd January 2026, न्यू ईयर में, नए साल में हम चर्चा करेंगे how much you need to retire. If you are at different age brackets, or even if say you are retired, you can calculate how much is sufficient for you to retire. For example, I am turning 40 this December 31st, and मेरे हिसाब से if I'm going to retire in like say next 15 or 16 years by the age of 55 or something, I will be requiring a corpus of close to 8 to 10 crores. 8 से 10 करोड़ रुपए चाहिएगा मुझे, जो मेरा आज का खर्चा है उसके हिसाब से मेरे फ्यूचर रिटायरमेंट कॉर्पस में. सो दिस कैन डिफरेंशिएट फॉर एवरीबडी. हर एक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से विल पुट अप अ सिमिलर टूल किट इन फ्रंट ऑफ यू, जिसमें आप खुद डिजाइन कर सकते हो कि अगर आपका आज का खर्चा ये है, वी विल आइडेंटिफाई ऑल द एक्सपेंस ऑप्शंस. कितना पैसा आप पेट्स पे खर्च कर रहे हो, कितना पैसा आप रेंटल में खर्च कर रहे हो, कितना पैसा आप जोमेटो में खर्च कर रहे हो, कितना पैसा आप ऑनलाइन शॉपिंग पे खर्च कर रहे हो, कितना पैसा आप मिल्क ग्रोसरीज वगैरह पे खर्च कर रहे हो. सो वी विल गिव यू अ रेडीमेड टूल किट. वो टूल किट आप 1 मिनट में फिलअप करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाउ मच इज दैट व्हाट यू आर स्पेंडिंग टुडे, what is the rate of inflation that you're expecting, how much will be your future monthly income requirement or cash flow requirement, and what is the retirement cash flow that you want if the money is going at a certain rate, if inflation is at a certain rate. फर्क नहीं पड़ेगा after a point, क्योंकि inflation and the rate of interest in your portfolio will always be interlinked. If inflation in India is say 4 or 5%, the equity market is growing at say 12%, the government bonds are giving 1% more than the rate of inflation. If inflation in United States is say 3%, the government bond will be giving 1% more than the inflation rate, and the equity market will be going almost twice the rate of return of inflation. So it is always linked. आप inflation को एक बार fix कर लीजिए, rest of the things will be automatically interlinked, and it will. That's the basic rule of macroeconomics. So आज के लिए धन्यवाद. Thank you very much for joining in. We will share this toolkit with all of you.